हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। 10 अप्रैल को, जी हां दोस्तों, जैसे कहा था कि 10 अप्रैल को एग्ज़ाम होगा और उस पर मोहर लग चुकी है। एसबीआई की तरफ से नोटिफिकेशन आ चुका है रिलीज एग्ज़ाम डेट का, जो होगा 10 अप्रैल को। तो मैं आपसे अब यही कहूँगा कि विजय रथ पे अब सवार हो जाइए, क्योंकि दिन अब गिन के ही रह चुके हैं। और जैसे श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन जी से कहा था, वैसे ही अगर मैं कहूँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कर्म ही तुम्हारा अधिकार है, फल की इच्छा मत करो। तो हम फल के लिए क्यों टेंशन लें, हमें रिजल्ट के बारे में क्यों सोचें। हमें सिर्फ अपने कर्म की ओर, अपने कर्तव्य का पालन करना है। और हमारा कर्तव्य है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, क्योंकि जितनी हम प्रैक्टिस बढ़ाएंगे उतने ही हम अपने विजय रथ अभियान में सफल होंगे। और सफल होना या ना होना वो हमारे हाथ में नहीं, हमारे हाथ में है सिर्फ कर्तव्य करना। तो अब उसी कर्तव्य को बढ़ाने के लिए, प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए, रीजनिंग सेक्शन में आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने के लिए आज हम जो प्रैक्टिस करने वाले हैं वो है पजल्स, कोडिंग, डिकोडिंग, मशीन इनपुट। तो चलिए तैयार हो जाइए, विजय भव का आशीर्वाद लेते हैं श्री गणेश जी से और शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो ये रहा आपके सामने। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और ये क्वेश्चन है टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग से। तो पहला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से आपके सामने आ चुका है, तो करिए इसको सॉल्व, क्योंकि समय हो चुका है आपका स्टार्ट। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द फॉलोइंग टेबल डिनोट्स द कोड्स ऑफ सम वर्ड्स फ्रेजेज इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज। द कोड फॉर ईच वर्ड कंसिस्ट्स ऑफ टू नंबर्स, टू लेटर्स एंड ए सिंबल। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं और उनके कॉरस्पॉन्डिंग कोड दिए हैं। और कोड किससे बना हुआ है? यहाँ पे दो नंबर से, दो लेटर्स से एंड ए सिंबल। सम ऑफ द कोड्स वर्ड्स और पार्ट्स ऑफ द कोड आर मिसिंग फ्रॉम द टेबल। और कुछ यहाँ पे क्या है,
मिसिंग है। तो चलिए अब इसको डिकोड करते हैं। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले सिंबल देखिए, यहाँ पे सिंबल, यहाँ पे डॉलर है, परसेंट है, और हर एक में नोटिस कीजिए सिर्फ डॉलर और परसेंट ही यूज़ हुआ है, तीसरा कोई सिंबल नहीं यूज़ हुआ। तो यहाँ पे एक तरह से इसको क्या कहें हम कि कोई डिजिटल चीज़ जिस तरह यूज़ होती है कि 1 0 जिसका आउटपुट हो सिर्फ 1 0 1 0, उन चीज़ों को लेके यहाँ पे एक सिंबल का डेफिनेशन दी हुई है। जिस तरह मैं कहूँ दो चीज़ें के बेसिस पे कैसे चीज़ बनती है, जैसे अगर हो ऑड इवन, ठीक है, या फिर हो ऑड इवन हो, या फिर प्राइम नॉन प्राइम नंबर हो, तो ऐसी चीज़ें इन्हीं तीन चार चीज़ों के बेसिस पे बनती है। तो वही चीज़ें यहाँ पे यूज़ की होंगी। तो चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ब्लेस्ड को देखते हैं, यहाँ कितने वर्ड हैं, 2 3 4 5 वर्ड हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे 3 3 6 और 2 8। अब यहाँ पे देखिए 8 पे यहाँ पे परसेंट है और 5 पे यहाँ पे डॉलर है। एक बार और चेक करते हैं, यहाँ पे 3 पे देखिए, 3 पे भी यहाँ पे डॉलर है। तो इसका मतलब अगर मैं सिंबल को कहूँ, इस सिंबल को किस तरह डिफाइन किया हुआ है, ऑड और इवन के बेसिस पे। तो ऑड पे यहाँ पे क्या यूज़ किया हुआ है, ऑड पे यहाँ पे डॉलर यूज़ किया हुआ है, और इवन पे यहाँ पे परसेंट को यूज़ किया हुआ है। तो पहली चीज़ हमने डिकोड कर ली है कि सिंबल यहाँ पे किस तरह से यूज़ किए हुए हैं। अब अगली चीज़ देखते हैं यहाँ पे। तो गेम वही होती है, हर बार गेम में कोई नया कुछ नहीं होता है, नया होता है उस क्वेश्चन को बनाने में, होता वही है कि कोडिंग डिकोडिंग पे यहाँ पे क्या यूज़ कर लेगा वो, वर्ड्स के बेसिस पे, या तो वॉवल्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं, उनको ऐड कर लेगा, मल्टीप्लाई कर लेगा, उनके प्लेस वैल्यू से खेल लेगा। यही दो तीन चीज़ें होती हैं। तो उसी को चेक करते हैं हम भी। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे पहली प्लेस वैल्यू चलो बी की देख लेते हैं, कितनी होती है, 2 होती है, और एल की कितनी होती है, 12 होती है। अब यहीं पे देखो 12 और 2 14 मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो थोड़ा कोडिंग को, जो कोड होता है उसको भी अपने दिमाग में रखना है। जहाँ जहाँ भी कोशिश हो सके कि कोई भी चीज़ मैच हो जाए, उसको जल्दी आप पकड़ सकें। वो तभी पकड़ पाएंगे जब आपके दिमाग में कोड भी साथ साथ देख रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 और 12 14 बन रहा है। तो पहले दो का यहाँ पे एडिशन है, तो क्या अगले में भी ऐसा हो रहा है, चेक करते हैं। ये हो गया 1, और इसका कितना होता है 14, तो 1 + 14 यहाँ पे भी 15 बन रहा है। यहाँ पे भी देख लेते हैं एफ का और ए का। तो ए या एफ का क्या होता है 6 होता है, और इसका क्या होता है 1, तो 6 + 1 7। तो इसका मतलब यहाँ पे वही चीज़ हो रही है कि यहाँ पे एडिशन हो रही है पहले दो की। तो हमने यहाँ पे लास्ट नंबर को भी डिकोड कर लिया कि लास्ट नंबर किस तरह से बन रहा है। जो लास्ट नंबर दिया हुआ है यहाँ पे वो किस तरह से है, एडिशन ऑफ फर्स्ट टू, एडिशन ऑफ पहले दो, इसका एडिशन हो रहा है पहले पहले दो, एडिशन ऑफ फर्स्ट टू, प्लेस वैल्यू ऑफ वर्ड्स, या अल्फ़ाबेट्स कहें, वर्ड्स नहीं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट्स का तो लास्ट नंबर को भी हमने यहाँ पे डिकोड कर लिया है। अब चलते हैं और बाकी चीज़ क्या है, हमें दो चीज़ें हमने पता कर ली हैं, बाकी चीज़ें देखते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अब देखिए, अब वावल और कंसोनेंट्स को देखते हैं। हम लास्ट वाला तो हमें पता कर लिया है, तो पहले वाले का देखते हैं, वावल और कंसोनेंट्स के बारे में, ठीक है। वावल और कंसोनेंट्स से क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखिए कितने वावल्स हैं, यहाँ पे वावल्स हैं यहाँ पे एक, ठीक है। तो कंसोनेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कंसोनेंट्स हैं यहाँ पे। तो 4 कंसोनेंट्स इसलिए यहाँ 4 दिया हुआ है। तो क्या इसने सिर्फ कंसोनेंट्स को काउंट करके पहला नंबर हमें दिया हुआ है। अगले में चेक कर लेते हैं यहाँ पे वावल कितने हैं, पहले कॉन्सोनेंट्स को ही चेक करते हैं। अब यहाँ पे हम बता नहीं सकते, यहाँ पे नहीं हम चेक करेंगे, इसमें चेक करते हैं। तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स देखिए सिर्फ 2 हैं, तो यहाँ पे भी कॉन्सोनेंट्स के हिसाब से सिर्फ 2 दिया हुआ है, ठीक है। अगले में भी चेक करते हैं, सिर्फ 2 3 में नहीं, सारे नंबर्स हैं, कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा हमें चेक करने के लिए। यहाँ पे भी कॉन्सोनेंट्स को चेक कीजिए, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे देखिए 6 आ गया इसका, और यहाँ 24 है, इसका मतलब कंसोनेंट्स के हिसाब से नहीं है। तो वॉवल्स को भी हम यहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, वॉवल्स को भी देखते हैं, वॉवल्स का क्या बन रहा है यहाँ पे। ये एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है, देखिए दोस्तों, वॉवल 1 है और कॉन्सोनेंट 4 है, और अगर वॉवल और कॉन्सोनेंट्स का मैं प्रोडक्ट लूँ तो 1 × 4 क्या होता है, 4 होता है। तो क्या यहाँ पे प्रोडक्ट लिया हुआ है वॉवल और कॉन्सोनेंट्स का, एक बार ये चेक कर लेते हैं। यहाँ पे भी देखते हैं, यहाँ पे कितने वॉवल हैं, यहाँ पे एक ही वॉवल है, और इनका अगर हम प्रोडक्ट करेंगे 1 × 2 कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं कितने वॉवल्स हैं।
एक, दो, तीन, चार, यहाँ पे कितने हैं? चार है। तो यहाँ पे भी अगर वॉवल इंटू कंसोनेंट्स करूँ मैं तो 24 बनता है। तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट हो रहा है। एक जगह और चेक कर लेते हैं, और कहाँ चेक करें हम? इसके लास्ट वाले में हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे कितने वॉवल्स हैं? एक, दो, तीन, चार और पाँच, पाँच वॉवल्स हैं यहाँ पे। कंसोनेंट्स को चेक करते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और सात। तो 5 × 7, 5 × 7 कितना होता है? 35। तो फर्स्ट नंबर जो हमें फर्स्ट नंबर दिया हुआ है उसको भी हमें पता लग गया वो किस तरह बना हुआ है, वॉवल इंटू कंसोनेंट्स के प्रोडक्ट को वॉवल इंटू कंसोनेंट्स करेंगे तो हमें जाके अपना फर्स्ट नंबर मिल जाएगा। तो ये भी हमने डिकोड कर लिया यहाँ पे कि फर्स्ट नंबर किस तरह दिया हुआ है, लास्ट नंबर किस तरह दिया हुआ है, सिंबल किस तरह दिए हैं वो भी पता कर लिए हैं। अब हमें जो लास्ट चीज़ रह गई है वो है कि ये जो अल्फ़ाबेट्स दिए हैं ये किस बेसिस पे लिखे गए हैं। अब हमने इनको डिकोड करना है। तो देखिए सिर्फ वावल कंसोनेंट्स की ही गेम होती है अगर, और किस किस की गेम होती है? कुछ चीज़ों की ही गेम होती है। वावल कंसोनेंट्स की प्लेस वैल्यू की गेम होगी, या फिर वावल कंसोनेंट्स की डायरेक्ट गेम होगी, या सिर्फ वावल कंसोनेंट्स की गेम होगी, या कोई मिडिल डिजिट की जो वर्ड होगा वर्ड में मिडिल अल्फ़ाबेट का उसकी प्लेस वैल्यू की। इससे ज़्यादा नहीं होती है। इसको देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि सिर्फ इन्हीं चीज़ों के बेसिस पे ये क्वेश्चन बन सकता है और कुछ होता ही नहीं इसमें। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतने ही आपकी जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस की स्पीड होगी वो बढ़ेगी, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन फेस करने की आदत बन जाएगी। तो अगली चीज़ देखते हैं। अब हमारे सामने क्या रह गई? हमने सिंबल भी कर लिया है, लास्ट नंबर फर्स्ट नंबर को भी डिकोड कर लिया है। अब हमारे सामने सिर्फ एक चीज़ रह गई है, जो दो लेटर्स दिए हैं इन दो लेटर्स को हमने चेक करना है। ये दो जो लेटर्स हैं इनके पीछे का क्या कोडिंग डिकोडिंग फार्मूला यूज़ किया गया है। तो पहले में देखिए टी और आर है, ठीक है, टी और आर। तो टी और आर में यहाँ पे देखिए टी एस के बाद टी आता है, ठीक है, और आर के बाद एस आता है। तो क्या ये हो रहा है कि यहाँ पे जो लास्ट डिजिट है उससे एक प्रीवियस अल्फ़ाबेट वहाँ पहले लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो सेकंड लास्ट लेटर है उसका फॉरवर्ड में दिया हुआ है। मतलब कि ये चल रहा है रिवर्स में और ये चल रहा है फॉरवर्ड में। तो अगले में भी चेक करते हैं यहाँ पे। तो लास्ट वाले का क्या है? रिवर्स में, मतलब इससे पहले वाला। लेकिन यहाँ पे देखिए एच आया हुआ है, ठीक है, लेकिन ए के बाद बी है। यहाँ पे फॉरवर्ड यहाँ पे चल रहा है, ए के बाद बी है, और यहाँ पे चल रहा है रिवर्स में, एच के बाद आई है, ठीक है। तो अगले में भी चेक करते हैं। यहाँ पे अगले किस में चेक करें हम? फेयर में चेक करते हैं। फेयर का हमें पता है ये है। तो यहाँ पे देखिए आई, क्या आई के बाद एच के बाद आई आता है, तो इसका मतलब ऊपर वाला नहीं नीचे वाला जो यहाँ पे हमने यूज़ किया था, ये वाली कंडीशन यहाँ पे चल रही है कि जो लास्ट लेटर है उसको फॉरवर्ड में पहले लिखा हुआ है वहाँ पे, उसका फॉरवर्ड में अल्फ़ाबेट जो आता है वो लिखा हुआ है, और जो सेकंड लास्ट लेटर है उसका क्या लिखा हुआ है? रिवर्स वाला। तो यहाँ पे हम पहले वाले को ठीक कर देते हैं। तो किस तरह से यहाँ गेम चल रही है? तो यहाँ पे इस तरह से गेम चल रही है। जो लास्ट वाला है जैसे आर है ये रिवर्स में है, ठीक है, किसके बेसिस पे? सेकंड लास्ट वाले पे। यहाँ पे ये रिवर्स पे चल रहा है, और ये जो लास्ट पे आ रहा है ये पहले वाले को कर रहा है फॉरवर्ड में, ठीक है। तो लास्ट वाला पहले वाले को फॉरवर्ड में कर रहा है। यहाँ पे लास्ट वाला पहले वाले को फॉरवर्ड कर रहा है, देखिए बिल्कुल कर रहा है। आर के बाद क्या आता है? एस आता है। और जो सेकंड लास्ट वाला है वो रिवर्स में है, एच के बाद आई। तो इसका मतलब अगर मैं इसका निकालूँ कॉय का, तो कॉय का अगर मैं निकालूँ तो लास्ट वाला क्या कर रहा है? फॉरवर्ड में जा रहा है। वाई के बाद क्या आता है? वाई के बाद जेड आता है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा, क्योंकि एन के बाद ओ आता है, तो इसका जेड एन आ जाएगा। तो टू लेटर्स का भी पता लग गया मुझे। यहाँ पे टू लेटर्स का भी हमें यहाँ पे पता लग चुका है कि किस तरह से इसको किया हुआ है, लास्ट टू लेटर्स को, ठीक है, लास्ट टू लेटर्स को फॉरवर्ड और रिवर्स किया हुआ है एज पर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, एज पर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के हिसाब से, एज पर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, ठीक है। तो ये हमें पता लग गया है। तो इस बेसिस पे अब हम करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन पे। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, चलिए कीजिए इसको सॉल्व। समय हो चुका है, स्टार्ट।
चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आर्बिट्रेज का हमसे पूछा गया मिसिंग नंबर्स बताइए। यहाँ पे आर्बिट्रेज, अगर आप पीछे देखो यहाँ पे ये आर्बिट्रेज यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ना पहले नंबर थे ना लास्ट नंबर थे, तो इन दोनों का नंबर को ये पूछ रहा है यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे निकालते हैं। फर्स्ट नंबर्स का फार्मूला हमें पता है, वॉवल इंटू कॉन्सोनेंट्स का प्रोडक्ट है। और जो लास्ट नंबर है, लास्ट नंबर पे इसने क्या किया हुआ है, ये फर्स्ट जो दो लेटर्स हैं इनकी प्लेस वैल्यू को ऐड किया हुआ है। ठीक है, इनकी प्लेस वैल्यू को क्या किया हुआ है, ऐड किया हुआ है। तो पहले इन्हीं को करते हैं। ए का क्या हो गया 1, प्लस आर का क्या होता है, आर को किस तरह देखेंगे, इंडियन रेलवे, ये होता है आई, तो ये हो गया 18, क्योंकि 9 प्लस 18 कितना बनना चाहिए 27, तो यहाँ आ गया 18, 18 प्लस 1 कितना हुआ 19, तो एंड में कितना आना चाहिए 19। अब 19 वाले यहाँ देखिए कितने हैं, 3 है, इसका मतलब हमें फर्स्ट वाला भी निकालना पड़ेगा। वॉवल देखने पड़ेंगे यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 और 4, तो 4 वावल हैं यहाँ पे। कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 4 × 5 कितना हो गया 20, तो 20 एंड 19 यानी कि लास्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे, एंड टाइम हो गया स्टार्ट। तो टॉम स्टोन के बारे में हमें कोड पूछ रहा है यहाँ पे। पहले टॉम स्टोन देखते हैं वहाँ पे। टॉम स्टोन का कुछ भी नहीं है यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, टॉम स्टोन का हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हम पूरा ही हमें निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इसको करते हैं, इसका क्या होता है, जीटी, जीटी रोड बोलते हैं। ठीक है, तो ये आया 20, तो टी का कितना होता है 20, और ओ का कितना होता है 15, तो ये कितना बनेगा 20 प्लस 15 को करेंगे टी और ओ को, 35 हुआ ही, तो 35 आना चाहिए, 35 आना चाहिए एंड में। 35 एंड में कहाँ पे, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। ठीक है, और लास्ट नंबर हमें कैसे पता लगता है, जो लास्ट नंबर है वो हमें कैसे पता लगता है, लास्ट नंबर पता करने के लिए हमें वावल इंटू कंसोनेंट्स का प्रोडक्ट, फर्स्ट लास्ट नंबर हमने निकाल लिया है, फर्स्ट नंबर का कह रहा हूँ, वावल्स इंटू कंसोनेंट निकालने पड़ेंगे, उनका प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वावल्स कितने हैं, 1 2 और 3, 3 वावल्स हैं यहाँ पे। कॉन्सोनेंट्स चेक कीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 कॉन्सोनेंट्स हैं, 3 × 6 18, तो पहले आएगा 18, 18 के साथ 35 एक तो यहाँ है और यहाँ पे नहीं आ सकता, तो इसलिए बाकी हमें निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि समय बहुत कीमती है। 18 $35 समय बहुत कीमती होता है एग्जाम हॉल में, तो इसलिए हम तीसरे को ही बोलेंगे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अगर आपको डॉलर भी चेक करना है तो डॉलर के लिए आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि डॉलर चेक करना भी आसान है। वो क्या होगा उसमें, ऑड इवन का, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ऑड में जैसे कहा था, ऑड में डॉलर यूज़ हो रहा है और इवन में यूज़ हो रहा है परसेंट, तो यहाँ पे डॉलर ही यूज़ हो रहा है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और भी अगर ज़्यादा टाइम नहीं लगे, एफ और एम को भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, जो सबसे एंड में वो सबसे आगे आएगा, ई के बाद एफ आएगा, फॉरवर्ड में चलेंगे तो ई के बाद एफ आएगा, और एम के बाद क्या आता है, एन आता है। अगर एम के बाद एम आता है, अगर रिवर्स में चलें, तो सारी चीज़ें हमने चेक कर ली हैं दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 पे, और समय हो चुका है स्टार्ट। मिसिंग लेटर कोड फॉर COY क्वाय का हमने पहले ही निकाल लिया था, अगर ध्यान दीजिएगा वहाँ पे टेबल में देखिएगा, हमने पहले ही इसका Z और N आंसर हमने निकाल लिया था। तो इसका आंसर क्या होगा, ZN, यानी कि ऑप्शन ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो दिस इज द क्वेश्चन बिफोर यू, क्वेश्चन नंबर 4, और जो वर्ड था और जो कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड है वो हमने यहाँ पे लिख दिया हुआ है, फिल द ब्लैंक GUST, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए GUST और हमें स्टार्टिंग में फिल द ब्लैंक्स दिए, और हमें यहाँ पे अगर आप कोड को थोड़ा सा ध्यान दें, कोड पे यहाँ पे डॉलर दिखाया हुआ है। तो डॉलर कब लगता है? डॉलर लगता है जब और लेटर्स होते हैं टोटल। तो यहाँ पे देखिए 4 है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे 1 आना चाहिए, या फिर कितने आने चाहिए? 3 आने चाहिए। अब यहाँ पे 1 वाला तो है ही नहीं, 3 वाला 1 ही है। तो अगर आप 13 को चेक कर आ रहे थे, हर दो को यहाँ पे प्लेस वैल्यू को, पहले दो दो प्लेस वैल्यू को चेक कर रहे थे, तो वो थोड़ा सा आपने लंबा तरीका अपना लिया। जबकि यहाँ पे सामने डॉलर दिया हुआ है, डॉलर का मतलब होता है यहाँ पे कि और नंबर ऑफ लेटर्स होने चाहिए, और यहाँ पे सिर्फ 4 हैं। तो 3 लेटर्स तो यहाँ आने ही चाहिए, तभी 7 बनेंगे। तो 3 लेटर वाला यहाँ पे यही है, यही इसका आंसर होना चाहिए था। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अगर हम इसको चेक भी कर लें, यहाँ पे कितना हो गया? डी का 4 होता है, आई का कितना होता है? 9, 9 + 4 कितने हो गए? 13, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पे 13। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बाकी दो को हमें चेक करने की जरूरत नहीं थी। अगर हम 2 को रखते तो 2 और 2 4 और 2 6 ये इवन बन जाता। तो यहाँ परसेंट होना चाहिए था, यहाँ परसेंट नहीं है, तो ये पहले ही रूल आउट हो गए। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, और ये आ चुकी है पजल। पजल आपके सामने आ चुकी है, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट्स ट्राई टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एज सून एज पॉसिबल। तो स्टडी द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। 8 बैडमिंटन प्लेयर्स की बात हो रही है यहाँ पे। कश्यप, आनंद, सैना, सिंधु, गोपीचंद, अश्विनी, श्रीकांत एंड ज्वाला वर बॉर्न ऑन सेम डेट। एक सेम डेट पे पैदा हुए थे ये, बट इन 8 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। कॉन्जिक्यूटिव माने कि एक के बाद एक, यानी कि 64 से धड़ाधड़ एक के बाद एक, ये 64 से लेकर 71 तक पैदा होते रहे 8 बैडमिंटन प्लेयर्स। तो चलिए सबसे पहले इनका टेबल बना देते हैं।
तो सबसे पहले मैं ईयर लिखता हूँ यहाँ पे 1964 से हमने जाना है 71 तक। 8, 9, 70 एंड द लास्ट वन 71। चलिए उसके बाद सो ईच ऑफ दैम प्लेज ए गेम ऑफ बैडमिंटन ऑन द ओकेजन ऑफ देयर बर्थडे। सब गेम बैडमिंटन की खेलते हैं अपने बर्थडे वाले दिन। नोट, तो अब कंडीशन है कौन कौन सी हैं। सबसे पहले द ड्यूरेशन ऑफ देयर गेम इज डिफरेंट सच दैट द ड्यूरेशन इंक्रीज बाई 5 मिनट्स फॉर द प्लेयर हु वॉज बॉर्न इन द सक्सीडिंग ईयर्स। यानी कि 5-5 मिनट यहाँ पे सक्सीडिंग लाइन वाइज ड्यूरेशन बढ़ती जाएगी। यानी कि अगर ये मान लो 5 मिनट के लिए खेलता तो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 50, 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, इस तरह से 5-5 मिनट आगे हमने बढ़ाते चले जाने हैं। उसके आगे दूसरी कंडीशन यहाँ पे क्या दी हुई है, ऑल ऑफ देम प्लेज इन ए पर्टिकुलर टाइम स्लॉट। हर एक का एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट है। तो मैं यहाँ टाइम लिख देता हूँ, यहाँ मैं लिख दूंगा यहाँ पे इनका टाइम स्लॉट, जिस टाइम भी ये खेले हैं। द वन हु इज़ द एल्डेस्ट प्लेज फर्स्ट एंड द वन हु इज़ द यंगेस्ट प्लेज लास्ट। तो पहला सबसे पहले कौन खेलता है, 1964 वाला टाइम स्लॉट के हिसाब से, और 1971 वाला सबसे लास्ट में खेलेगा टाइम्स के हिसाब से। तीसरा कंडीशन, द वन हु प्लेज एट एनी टाइम इन AM ऑलवेज प्लेज बिफोर द वन हु प्लेज एट एनी टाइम इन PM। यानी कि PM वाले बाद में आएंगे और AM वाले पहले ही आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई दिन में खेल रहा है उसके बाद फिर से अगले दिन की बात फिर से रात वाला प्लेयर आ जाएगा। AM वाले पहले ही आने चाहिए और उसके बाद PM वाले आने चाहिए। ऐसे की एग्जांपल यहाँ पे दी गई है, इफ़ ए प्लेयर लेट्स से कि Z वाज बॉर्न इन 1964, यानी कि एक प्लेयर है वो Z 1964 में बॉर्न हुआ है, ठीक है Z, एंड प्लेज फ्रॉम 9 to 10 PM, और वो खेलता है 9 से लेके 10 PM तक। एंड देन अनदर पर्सन लेट्स से वाई, अनदर पर्सन है मान लो वाई है जो बॉर्न हुआ 1965 पे, विल प्ले फ्रॉम 10 to 11:05, यानी कि वो 10 से लेकर 11:05 तक खेलेगा। ऐसा नहीं हो सकता अब 9 से 10 के बाद ये अगला टाइम जो आएगा वो सुबह 10 से 11 होगा, वो PM का ही चलेगा, ठीक है। तो ऐसा ही अगर रात से स्टार्ट हो रही है तो रात तक ही चलेंगे पूरे। तो पहले AM वाले आएंगे, सुबह वाले आएंगे और फिर रात वाले आएंगे। तो ये यहाँ पे कहने की कोशिश हो रही है। अब चलते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। ओनली 2 पर्सन वर बॉर्न आफ्टर द वन हुज गेम स्टार्ट्स एट 12:30। अब पर्सन यहाँ पे ड्यूरेशन भी दे देते हैं, यहाँ पे टेबल को कंप्लीट करते हैं। ये आ गया ड्यूरेशन यहाँ पे, ठीक है। यहाँ हम ड्यूरेशन दे देंगे कितनी कितनी ड्यूरेशन है, और यहाँ पे हम दे देंगे पर्सनस कौन कौन खेल रहे हैं। तो टेबल रेडी कर देते हैं पूरा। ये हो गया टेबल सेट। अब यहाँ पे सबसे पहले उसने क्या बोला था, क्या कंडीशन दी है, ओनली 2 पर्सन वर बॉर्न आफ्टर द वन हुज गेम स्टार्ट्स एट 12:30। 12:30 के बाद 2 पर्सन बॉर्न हुए हैं, मानी कि 1970 और 71 से पहले 12:30 पे क्या गेम हुई है, स्टार्ट हुई है। तो यहाँ पे 12:30 आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया 12:30 PM। अब 12:30 PM आया तो आगे अब सारे PM वाले ही होंगे। द ड्यूरेशन ऑफ द गेम ऑफ श्रीकांत इज 30 मिनट्स। श्रीकांत की गेम कितनी देर चली, 30 मिनट के लिए। द डिफरेंस बिटवीन द गेम ऑफ ज्वाला एंड सिंधु। ज्वाला क्या कह रहा है, ज्वाला और सिंधु की गेम का डिफरेंस कितना है, यानी कि ज्वाला और सिंधु की गेम का डिफरेंस है 5 मिनट्स का। उसके बाद यहाँ पे ओनली 3 पर्सन आर बॉर्न बिफोर साइना। साइना से पहले सिर्फ 3 पर्सन बॉर्न हुए हैं, यानी कि 3 ये आगे 64, 65, 66 वाले। तो साइना कहाँ आना चाहिए, 67 पे, 67 पे आ गई साइना। उसके बाद द डिफरेंस बिटवीन द ड्यूरेशन ऑफ द गेम ऑफ गोपीचंद एंड साइना। उसके बाद साइना एंड कश्यप और अश्विनी एंड ज्वाला, इन सब का सेम है, ठीक है। तो GS साइना कश्यप अश्विनी ज्वाला, इन सब का डिफरेंस जो ड्यूरेशन का है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उसके बाद अश्विनी इज यंगर देन साइना। अश्विनी यंगर है, यानी कि छोटा है साइना से, तो अश्विनी कहाँ आएगा, इन तीनों चारों में कहीं पे आएगा अश्विनी, ठीक है। उसके बाद सिंधु प्लेस फॉर मैक्सिमम टाइम। सिंधु मैक्सिमम टाइम के लिए, मतलब ड्यूरेशन में मैक्सिमम टाइम के लिए सिंधु ने खेला है। नाइदर आनंद नॉर गोपीचंद प्लेस फॉर 40 मिनट्स और मोर। आनंद और गोपीचंद ने 40 मिनट्स और उससे ज़्यादा नहीं खेला हुआ। द पर्सन हु वॉज बॉर्न 1967 35 मिनट्स। 1967 वाला
यहाँ पे दिया हुआ है 1967 वाला 35 मिनट्स के लिए। तो अगर ये 35 मिनट्स है तो आगे कितना जाएगा 40, क्योंकि सक्सीडिंग चलेंगे आगे 5-5 मिनट का 50, और ये आ गया 55, और अगर पीछे चलें इससे 30, 25 और 20। तो इस तरह से हो गए 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 और 55, इस तरह से इनकी ड्यूरेशन है। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे हमें मैक्सिमम ड्यूरेशन यहाँ पे बोली थी किसकी थी, जो मैक्सिमम ड्यूरेशन का था सिंधु की। सिंधु प्लेस फॉर मैक्सिमम टाइम, तो सिंधु कहाँ आ गई, यहाँ पे आ गई, ठीक है। और यहाँ पे कहा गया था 40 मिनट्स और मोर के लिए कि नाइदर आनंद और नॉर गोपीचंद प्लेस फॉर 40 मिनट्स और मोर। तो 40 से पीछे आएंगे ये 35 पे, तो आ गया इन तीनों में आएंगे, ठीक है, इन तीनों में आएंगे। लेकिन हमें पता है श्रीकांत 30 है, तो श्रीकांत 30 मिनट्स ड्यूरेशन के लिए यहाँ आ गया। अब दो ही बचे, आनंद और गोपीचंद कहाँ आएंगे, इन दोनों में किसी एक में, इन दोनों में से किसी दोनों में इंडिविजुअली वो आएंगे। अब किस में आएंगे, 20 वाले में ड्यूरेशन में कौन आएगा और 25 वाले में कौन आएगा वो हमें नहीं पता। ड्यूरेशन यहाँ लिख लेते हैं कि मिनट्स के हिसाब से है, ठीक है। तो आनंद और गोपीचंद यहाँ आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है कि यहाँ पे एक और चीज़ बोली गई थी कि जो डिफरेंस है बिटवीन द गेम ऑफ ज्वाला एंड सिंधु, वो 5 मिनट का डिफरेंस है ज्वाला और सिंधु का। आप सिंधु का देखिए, सिंधु का 5 मिनट पीछे, ज्वाला कहाँ आना चाहिए, यहीं पे आना चाहिए, ठीक है। तो ज्वाला अब यहीं पे आना चाहिए। उसके बाद अब यहाँ पे क्या बचा है हमारे पास, सिर्फ एक ये लाइन बची है, द डिफरेंस बिटवीन द ड्यूरेशन ऑफ गेम ऑफ गोपीचंद और साइना, साइना एंड कश्यप, अश्विनी एंड ज्वाला सेम होना चाहिए। अब अश्विनी देखो इन दोनों में ही आएगा, इन दोनों में से किसी एक में आएगा। अश्विनी का किसके साथ कह रहा है ये, ज्वाला के साथ सेम होना चाहिए। ज्वाला 50 मिनट्स है, अगर अश्विनी 45 होगा तो 5 मिनट का गैप हुआ, ठीक है। तो 5 मिनट का गैप हुआ, तो यहाँ 5 मिनट का गैप हुआ। तो अब हम गोपीचंद और साइना इसका देखते हैं, या फिर आप इसका नहीं देखना तो कश्यप अब कहाँ आएगा, 40 पे आएगा। अगर मैं मान लो 45 पे अश्विनी को रखूंगा तो कश्यप कहाँ आएगा, 40 पे आएगा। तो कश्यप और साइना का कितना आएगा, 5 मिनट का, साइना और कश्यप भी 5 मिनट हो गए, ठीक है। तो अब गोपीचंद और साइना का देखते हैं। गोपीचंद 25 पे है, ठीक है, 25 पे अगर गोपीचंद रखूँ मैं, 25 और 35 10 हो गया, और अगर 20 पे रखूँ गोपीचंद को तो 15 हो गया, मतलब 5 मिनट यहाँ कहीं पे भी नहीं आ रहा। तो इसका मतलब अश्विनी 45 पे नहीं आएगा, अश्विनी कहाँ आएगा, 40 पे आएगा। क्यों नहीं आएगा 45 पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए गोपीचंद और साइना का 5 मिनट का कहीं भी नहीं बन रहा है। 20 में 5 ऐड करूंगा तो 35 नहीं बनता है, 20 में 15 ऐड करेंगे तो 35 बनता है। तो यहाँ पे 25 में 10 ऐड करेंगे तो 35 बनता है। तो इसका मतलब कितना होना चाहिए डिफरेंस, 5 का तो नहीं होना चाहिए, मतलब 45 वाला कैंसिल आउट हो गया, अब एक ही बचा, तो 40 वाला बचा। तो 40 और 50 यानी कि 10 मिनट का ड्यूरेशन का डिफरेंस है। कितने मिनट का डिफरेंस है, 10 मिनट का। और कश्यप कहाँ जाएगा, यहाँ पे। अब चेक कर लेते हैं कश्यप और साइना का 45 और 35, यहाँ भी 10 मिनट का ड्यूरेशन का डिफरेंस हो गया। उसके बाद गोपीचंद का देखना है, वो भी 10 मिनट्स का रखना है हमें, ठीक है। तो गोपीचंद और साइना ने 25 और 35, तो गोपीचंद कहाँ जाएगा 25 मिनट ड्यूरेशन पे, यहाँ पे आ गया गोपीचंद और यहाँ पे आ गया आनंद। ये आ गए हमारे यहाँ पे गोपीचंद जी, और यहाँ पे आ जाएंगे आनंद जी। तो ये अब हो गया, हमारे पर्सन सब सेट हो चुके हैं। और यहाँ पे भी बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा है, यहाँ पे भी सारा हमें टाइम ड्यूरेशन हमें पता है, सब एक ही बार आएंगे। तो यानी कि 12:30 के बाद 45 मिनट्स, अगर मैं आगे जाऊँगा तो कितना होता है 1:15। तो 1:15 से इसकी गेम शुरू होएगी, 50 मिनट आगे जाना है हमने, तो कितना आएगा 2:05, ये 2:05 पे ख़त्म हो जाएगी इसकी गेम। 2:05 पे अगले की गेम शुरू होगी, अगर 2:05 पे इसकी गेम शुरू होगी तो 55 मिनट्स कब होंगे इसके, जब 3 बजेंगे। ये सब पीएम हो गया। अब पीछे चलते हैं, 12:30 पे इसकी गेम खत्म होनी चाहिए, ठीक है। 12:30 PM पे गेम खत्म होनी चाहिए। तो 40 मिनट अगर हम पीछे जाएंगे तो कितना आएगा, 11:50, 11:50 कितने होएगा, 11:50 AM पे, ठीक है। तो AM पहले ही आया, PM बाद में है। उसके बाद 11:50 पे इसकी गेम क्या होएगी, खत्म होएगी। अगर 11:50 पे इसकी गेम खत्म होएगी तो शुरू कब होएगी, 35 मिनट पहले, 11:15 पे। 15 और 35 कितने होते हैं, 50। तो भी AM करते हैं, PM नहीं होगा ये, AM, अब AM का ही पूरा चलेगा सिस्टम। 11:15 पे, 11:15 पे इसकी गेम अगर ख़त्म होएगी तो कब शुरू होएगी, 10:45 पे, तभी 30 मिनट होएंगे, ठीक है। ये 10:45 पे अगर ख़त्म होएगी, 10:45 पे अगर ये ख़त्म होएगी तो 25 मिनट पीछे जाइए, कितना आ गया 10:20।
तो 10:20 पे शुरू होएगी, और ये 10:20 पे अगर ख़त्म होएगी तो शुरू कब होएगी? 10 बजे, 30 मिनट तभी बनेंगे। ये 10 बजे शुरू होगी। तो इस तरह से पूरा टेबल दोस्तों बन चुका है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। अब मिनटों में क्वेश्चन को सेकंड्स में सॉल्व कीजिए, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ गेम ऑफ साइना। साइना की ड्यूरेशन पूछ रहा है हमसे। साइना की ड्यूरेशन कितनी है यहाँ पे? 35 मिनट्स। सबकी ड्यूरेशन हमने निकाल ली है। आनंद की 20, गोपी की 25, श्रीकांत की 30, साइना की 35, अश्विनी की 40, कश्यप की 45, ज्वाला की 50 है, सिंधु की 55 है। तो साइना की कितनी है? 35। तो 35 मिनट्स, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। टाइम हो गया स्टार्ट। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज बॉर्न इन 1969। गोपीचंद तो देखिए सबसे ऊपर ही आया था, 65 में ही हो गया था बॉर्न। वो ये भी नहीं होगा। अश्विनी भी बहुत नीचे था, ज्वाला भी उसके साथ था, साइना भी नहीं था। मुझे लगता है इसका आंसर नन ऑफ दीज होगा। 69 पे इनमें से कोई भी नहीं होगा, तो चेक करते हैं। यस, ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बार वहाँ पे भी देख लीजिए 1969 पे कौन बॉर्न है। 1969 पे यहाँ पे बॉर्न है कश्यप। ठीक है, तो कश्यप यहाँ पे बॉर्न है। बाकी यहाँ पे देखिए गोपीचंद 1965 बॉर्न था, और उसके बाद साइना 1967, अश्विनी 1968, 1969 पे कश्यप है, 1970 पे ज्वाला है, और 1971 पे सिंधु है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हु वॉज बॉर्न बिफोर सिंधु बट आफ्टर कश्यप। सिंधु सबसे लास्ट में था 1971 में, क्योंकि उसका ड्यूरेशन सबसे ज़्यादा था 1971 में। और उससे पहले क्या था? उससे पहले ज्वाला थी। ठीक है, और ज्वाला से पहले कश्यप था। तो इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए? ज्वाला इज दी, ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चेक कर लेते हैं एक बार, यहाँ पे भी देख लीजिए। 1970 में ज्वाला बॉर्न हुई है, और ड्यूरेशन क्या है उसका? 50 मिनट्स का। सिंधु से मैक्सिमम से 5 मिनट का यहाँ पे कंडीशन भी दी गई थी। तो इस तरह से उसका टाइम क्या है? टाइम स्लॉट 1:15 से 2:05 PM तक। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट गोपीचंद। गोपीचंद के बारे में कह रहे हैं ट्रू बताओ। ही वॉज बॉर्न इन 1969। बिल्कुल नहीं, 1969 पे नहीं है बॉर्न। वो टॉप से सेकंड नंबर पे था, यानी कि टॉप अगर 64 है तो वो गोपीचंद का बॉर्न क्या है? 1965। उसके बाद द ड्यूरेशन ऑफ द गेम ऑफ इज 35 मिनट्स। 35 मिनट्स भी इसकी ड्यूरेशन नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो ड्यूरेशन थी वो 20 मिनट थी। तो 20 और इसकी कितनी होगी? इसकी 25 मिनट होगी ड्यूरेशन। ओनली वन पर्सन इज ओल्डर टू हिम। या ये बिल्कुल सही बात है। यस, दिस इज राइट आंसर कि एक पर्सन इससे ओल्डर है। कौन है? आनंद। आनंद ही इससे ओल्डर है। सेकंड नंबर पे यही था। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 पे, और समय हो चुका है स्टार्ट। चलिए, हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हाट इज द टाइम स्लॉट फॉर श्रीकांत। हमें पता है श्रीकांत का 30 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन था। तो यहाँ पे देखिए 10:40 से 11:15।
20 प्लस 15 या 35 मिनट्स हैं, ये भी नहीं होगा। 10:45 से 15:05 20 ये भी नहीं होगा। 45 से 11:15 यही होगा इसका टाइम, क्योंकि ये 30 मिनट्स पूरे बन रहे हैं। और 55 से ये भी 20 मिनट, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी, यहाँ ड्यूरेशन भी सही नहीं है किसी इसके बराबर का। तो 30 मिनट्स का ड्यूरेशन था यहाँ पे श्रीकांत का। एक बार दोबारा अगर आप देख लें, ड्यूरेशन कितना था श्रीकांत का? श्रीकांत का ड्यूरेशन था 30 मिनट्स का। तो 10:45 to 11:15 यानी कि 30 मिनट्स इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। और अब जो नया टॉपिक आपके सामने आया वो है मशीन इनपुट का। तो मशीन इनपुट का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, कीजिए इसको सॉल्व। तो किस तरह से यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है क्वेश्चन को देखते हैं। इनपुट दिया हुआ हमें ये, ठीक है, स्टेप 1 में। तो यहाँ पे देखिए मुझे कहीं पे भी यहाँ पे कोई बदलता हुआ कुछ दिख नहीं रहा है। मतलब सेम सेम ही यहाँ पे जो सिंबल हैं या नंबर हैं वो सब सेम सेम ही चल रहे हैं। 7 सब के सब सेम चल रहे हैं। तो यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग नहीं यूज़ की गई है, सिर्फ और सिर्फ रीअरेंजमेंट यूज़ किया गया है। यहाँ पे क्या यूज़ किया हुआ है? रीअरेंजमेंट का ही यहाँ पे फंडे को यूज़ किया हुआ है। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे डॉलर यहाँ पे था, ठीक है। डॉलर कहाँ गया? डॉलर गया एंड पे। और 7 एंड में था, वो चला गया पहले पे। तो जो लास्ट राइट एंड पे था, इंटरचेंज हुई है पोजीशन। यहाँ पे क्या हुई है? यहाँ पे इंटरचेंज हुई है पोजीशन। राइट हैंड से गई है लेफ्ट हैंड की तरफ, और लेफ्ट हैंड से इंटरचेंज होकर पोजीशन गई है राइट हैंड की तरफ। उसके बाद स्टेप 2 में देखिए, ये अपनी पोजीशन पे है, ये भी अपनी पोजीशन पे है। एस यहाँ से जो राइट हैंड पे सेकंड पे था वो अब सेकंड लेफ्ट पे आ चुका है, और जो सेकंड लेफ्ट पे था लेफ्ट हैंड से वो आ चुका है राइट हैंड के सेकंड पे। तो इसका मतलब यहाँ पे किस तरह से अरेंजमेंट हो रहा है, एक एक करके पीछे से आगे आते जा रहे हैं और आगे से पीछे जाते जा रहे हैं।
इस तरह अंदर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ से जैसे कि अब यहाँ पे देखिए ऐड था, ऐड को उठा के यहाँ रख लिया, ठीक है। और यहाँ से तीसरे नंबर पे उठाया तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे 5 है, तो यहाँ 5 को उठा के रख लिया। उसके बाद यहाँ पे एंड था, एंड को भेज दिया पीछे, और यहाँ पे 8 को भेज दिया आगे। तो जो पीछे वाले हैं, राइट हैंड वाले हैं, उनको लेफ्ट हैंड की तरफ भेजा जा रहा है अंदर की तरफ डायरेक्शन करके, और लेफ्ट हैंड वालों को राइट हैंड की तरफ भेजा जा रहा है अंदर की तरफ डायरेक्शन करके। चलिए इसको इनपुट क्या स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप निकालते हैं जो हमें इनपुट दिया हुआ है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। ये इसलिए करता हूँ कि बार बार आपको लिखने की जरूरत ना पड़े, लेकिन ये वैसे भी यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ पे लिखने की जरूरत है। यहाँ पे बिल्कुल ही एक सिंगल लेटर सिंगल सिंबल दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे पूरा ही लिखते हैं, ठीक है। 19 20 इतने बड़े बड़े नंबर लिखने से तो यही अच्छा है कि हम इसी को डायरेक्ट लिख दें। तो चलिए स्टेप 1 लिखते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 में क्या होगा, सबसे पहले स्टेप 1 में ये आ जाएगा एंड में, और ये वाला राइट हैंड वाला आएगा आगे, यानी कि जेड आ जाएगा सबसे पहले। उसके बाद 1 E% 2U 9J #SH 50 एंड, तो थोड़ा सा कंप्रेस करके लिखते हैं। पहला स्टेप यहाँ पे लिखते हैं, पहला स्टेप तो सबसे पहले आएगा Z, ठीक है। उसके बाद 1, फिर E% 2U 9J #SH 50 एंड 3 XQB एंड, जो सबसे स्टार्टिंग में लेफ्ट हैंड पे था L, ये आ जाएगा L आ जाएगा यहाँ पे। तो L कहाँ आ गया हमारे राइट एंड पे। उसके बाद सेकंड स्टेप में देखिए, सेकंड स्टेप में Z अपनी जगह ही रहेगा, ठीक है। Z जो है अपनी जगह ही रहेगा। अब यहाँ पे 1 को हमने भेजना है, और वहाँ से किसको भेजना है, वहाँ से हमने किसको लाना है, जो सेकंड नंबर पे है। तो सेकंड नंबर पे यहाँ पे कौन सा है, V है, U नहीं है ये। Z के बाद आ गया V, ठीक है। तो ये आ गया E%2U 9J #SH 50 एंड 3%, फिर 3 के बाद XQ के बाद अब हमने किसको भेजा है यहाँ पे, 1 को यहाँ भेजना है, ठीक है। और ये आ गया Q के बाद 1 और L। अब थर्ड स्टेप पे आ जाओ। अब थर्ड स्टेप में तीसरे को उठाएंगे, जेड भी आया, वी भी आया, तीसरे नंबर पे यहाँ पे कौन सा है, क्यू है। तो जेड वी के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्यू आ जाएगा। और ई को अब हमने भेजना है क्यू की जगह। तो ये आ गया %229J #SH 50 एंड 3 क्या आ जाएगा यहाँ पे, ई आ जाएगा, E1 और L। अब आ गया चौथा स्टेप। तो चौथे स्टेप में अब यहाँ पे देखिए एंड सो ऑन, मतलब ये स्टेप चलते ही रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। एंड सो ऑन स्टेप जो है चलते रहेंगे, और यहाँ पे टोटल कितने स्टेप बनेंगे वो हमने देखना है। चौथा स्टेप है ये, ठीक है। तो चौथे स्टेप में अब क्या करेंगे, Z B Q, चौथे नंबर पे चौथे वाला आएगा। अब यहाँ पे देखो टोटल कितने हैं, यहाँ पे जितने नंबर हैं यहाँ पे उतने ही स्टेप बनते जाएंगे। तो ई के बाद अब एक्स को उठाना है, यहाँ पे एक्स को रखा है यहाँ पे, परसेंट जाएगा एक्स की जगह, 229J #SH 50 एंड 3%, क्या जाएगा, स्टार के बाद एक्स की जगह क्या आएगा, परसेंट, और EIL। अब पांचवें में चलते हैं, ZBQ, ठीक है। उसके बाद एक्स को रखा था हमने,
अब किसको रखेंगे यहाँ पे, अब एक्स के बाद यहाँ पे रखेंगे स्टार को, ठीक है, और 2 को भेजेंगे हम स्टार की जगह, तो U9K हैश SH50 एंड 3, और किसको भेजेंगे, 2 को भेजेंगे, 2% EIL। 6वां स्टेप भी निकाल लेते हैं, तो 6वें स्टेप में ZEQX स्टार तक, ठीक है, यहाँ तक हमने किया था अभी, 6वें नंबर पर है। अब U की जगह क्या आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, और U चला जाएगा 3 की जगह, तो 9K हैश SH50 एंड, और क्या आया यहाँ पे U, और U के बाद क्या आ गया, T आ गया, और 2 आ गया, और %EIL। तो ये हो गए 6 स्टेप। अब इस तरह से 5 वहाँ निकले थे, 6 निकाल लिए हैं, तो हम क्वेश्चन यहाँ पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितने किस तरह से, अगर हमें कोई आगे का स्टेप अगर पूछा हुआ क्वेश्चन में तो हम वो निकालेंगे, लेकिन ऐसे आपको निकाल के यहाँ कोई क्वेश्चन पे डिपेंड करके भी आप यहाँ पे अपने स्टेप्स को रोक सकते हो। लेकिन अब आगे देखिए बचे कितने हैं, अब यहाँ पे देखिए हमने कहाँ तक निकाली हैं, स्टार तक निकाली है यहाँ पे, ठीक है, स्टार तक निकाला हमने, 3 तक निकाला है, हाँ 3 तक निकाला, तो एक स्टेप ये, फिर 2, फिर 3, तो कम से कम यहाँ पे देखिए 10 स्टेप बनेंगे यहाँ पे, फिर 5 SH5, ठीक है, एंड में तो अपने आप हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 यहाँ पे हो रहा है। चलिए एक और निकाल लेता हूँ मैं, 7वां स्टेप ZEQX स्टार 3, अब 9 वहाँ चला जाएगा, ठीक है, 9 वहाँ चला जाएगा, तो 2 तक अभी चल रहा है यहाँ पे, 6वें में 2 तक चल रहा है, नहीं U तक है, ये स्टार आएगा अब यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, 6वें में 6वें वाला चेंज किया था हमने, यहाँ पे अब 7वां चेंज करना है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो 9, और इसको चेंज करना है U को, तो U आ जाएगा यहाँ पे, 3 के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे, U आ जाएगा, और फिर J हैश SH50 एंड, और U की जगह आ जाएगा 9 2% IL। के बाद 8th में, अब 8th वाला उठाना है, ZVQX स्टार 3U, अब J चला जाएगा इसकी जगह, 9 की जगह, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, हैश SH50 एंड, और आ गया J 2% EIL। उसके बाद 9 स्टेप में देखते हैं, ZVQX परसेंट, क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछ सकते हैं कि टोटल हाउ मैनी कितने स्टेप्स बनेंगे, तो 3U9, अब हैश को उठाएंगे, ठीक है, तो 8 तक हो गए हमारे, 9 तक हो गए, अब हैश को उठाएंगे, और यहाँ से उठाएंगे 0 को, तो यहाँ आ गया हमारा 0, और SH5, और यहाँ आ गया हमारा हैश, ठीक है, तो यहाँ आ गया हैश, ठीक है, उसके बाद एंड J 2% EIL। तो इस तरह से ही दोस्तों, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, काफ़ी स्टेप हमने लिख लिए हैं यहाँ पे, क्वेश्चन उसके नहीं लिए गए हैं, क्योंकि अब क्वेश्चन करना बहुत ही इजी बात हो जाती है कि कोई भी स्टेप्स आपसे पूछेगा वो भी आराम से निकल जाएगा, और मैं नहीं कहूँगा कि आपको सभी के सभी स्टेप्स बस निकालते चले जाने हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना है कि कितने क्वेश्चन पूछे हैं और हमें कितने स्टेप्स की जरूरत पड़ने वाली है, उसी के हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम आ चुके हैं अपने अलग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे, और समय हो चुका है आपका स्टार्ट।
चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड क्राइम मास्टर में कह रहा है आर रिप्लेस्ड बाई द मिरर लेटर्स से, अगर हम रिप्लेस कर दें सभी लेटर्स को। मिरर लेटर्स कौन से होते हैं? जैसे ए का मिरर कौन सा लेटर होता है? जेड होता है। बी का कौन सा होता है? वाई होता है। सी का एक्स होता है। तो इन्हीं सबको हम क्या कहते हैं? इनके मिरर लेटर्स। उसके बाद ये कह रहा है सबसे पहले इनको चेंज कर देते हैं। तो क्राइम मास्टर दिया हुआ है CRIMEMASTER। सी का और क्या होता है? एक्स होता है। क्रक्स। आर का इंडियन रेलवे। आई का भी आर इंडियन रेलवे। एम का एन मैन। ई का वी इवनिंग, यहाँ भी मैन। ए का जेड। एस का हाई स्कूल। टी का जीटी रोड। ई का इवनिंग। आर का इंडियन रेलवे। ठीक है, तो ये हमने कर दिया इसको। उसके बाद हमसे क्या पूछ रहा है? देन रीअरेंज अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब लेफ्ट टू राइट हमने इसको रीअरेंज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा? जी आएगा। ठीक है, सबसे पहले जी आएगा, फिर एच आएगा, फिर आएगा आई। दो आई है तो दो बार आई आएगा। उसके बाद यहाँ पे एन है, वो भी दो बार है, दो बार एन आ गया। उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के हिसाब से आर आएगा। ठीक है, आर के बाद यहाँ पे क्या बचा है? वी। तो वी भी दो बार है। उसके बाद यहाँ पे वी के बाद जेड तो एंड पे ही आएगा, और बचा क्या? एक्स। तो एक्स आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हमने इसको फाइनल री अरेंजमेंट भी कर दी है। देन पूछ रहा है, अब हमसे ये क्या पूछ रहा है? देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ, ये जो दिया हुआ है इसमें से कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है कॉम्बिनेशन फर्स्ट फोर लेटर्स का फ्रॉम द लेफ्ट एंड द फर्स्ट फोर लेटर्स फ्रॉम द राइट न्यूली फॉर्म सीक्वेंस ऑफ लेटर। तो पहले फोर लेटर्स जी एच डबल आई है, और लास्ट के डबल वी एक्स जेड, वो कौन सा है? ऑप्शन ये फोर्थ जी एच डबल आई डबल वी एक्स जेड। बाकी कोई भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी, यानी कि ओनली फोर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो ये पजल है यहाँ पे, ब्लड रिलेशन की पजल है यहाँ पे। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
So let's solve the question. These questions are based on the following information. There are 8 family members. 8 family members हैं यहाँ पे कौन कौन से P Q R S T U V and W. They all have a different profession. सबका अलग अलग पेशा है. कौन कौन से डॉक्टर, मैनेजर, साइकोलॉजिस्ट है, कोई डेंटिस्ट है, कोई लॉयर है, कोई ज्वेलर है, कोई इंजीनियर है एंड कोई अकाउंटेंट है. सबसे पहले हमें दिया आर इज़ द फादर ऑफ डेंटिस्ट, बी इज़ द डॉटर ऑफ मैनेजर, डॉक्टर इज़ ग्रैंड मदर ऑफ यू. इसको उठाते हैं पहले कि डॉक्टर ग्रैंड मदर है यू का, यानी डॉक्टर जो होगा वो फर्स्ट जनरेशन का होगा और ग्रैंड मदर है तो यू क्या होगा, थर्ड जनरेशन का होगा. तो सबसे पहले हम इसको पुट करते हैं. तो यहाँ पे लिखते हैं डॉक्टर. ठीक है, क्या हो गया डॉक्टर. और ये ग्रैंड मदर है किसकी, यू की ग्रैंड मदर है. और ग्रैंड मदर है तो इसका मतलब फीमेल, तो इसको पुट कर देते हैं फीमेल. ठीक है, ये हो गया फीमेल. के बाद यहाँ पे यू के बारे में, हु हैज़ 2 ब्रदर्स, यू के 2 ब्रदर्स हैं. तो यहाँ आ गए यू के 2 ब्रदर्स, को भी जेंडर दे देते हैं 2 ब्रदर्स आगे. एंड हु इज़ ए साइकोलॉजिस्ट, यू क्या है, साइकोलॉजिस्ट है, यू होगी साइकोलॉजिस्ट. उसके बाद द मैनेजर एस इज मैरिड टू पी. अभी भी यहाँ पे यू से रिलेटेड देखते हैं. यहाँ पे देखिए क्यू इज मदर ऑफ यू एंड टी. तो क्यू मदर है यहाँ पे, क्यू यहाँ पे क्या है, क्यू को पुट करते हैं सबसे पहले. क्यू यहाँ पे मदर है. ठीक है, क्यू यहाँ पे मदर है किसकी, यू एंड टी की. तो नीचे टी आएगा, तो दोनों ही मेल हैं तो कहीं भी लिख सकते हैं हम टी को. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्यू से रिलेटेड द अकाउंटेंट इज द सिस्टर ऑफ द ज्वेलर हु इज मैरिड टू क्यू. क्यू से कौन मैरिड है, ज्वेलर. क्यू से मैरिड है यहाँ पे, क्यू से यहाँ ज्वेलर मैरिड है. तो यहाँ पे आ जाएगा ज्वेलर, जो जाहिर सी बात है मेल होगा क्योंकि क्यू क्या है, फीमेल है. यहाँ पे कर देते हैं उसको मेल. ठीक है, क्यू से मैरिड कौन है, एक ज्वेलर है. और अकाउंटेंट उसकी क्या है, सिस्टर है. उसके आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा अकाउंटेंट, शॉर्ट फॉर्म में अकाउंटेंट. और ये क्या है, फीमेल है क्योंकि सिस्टर है ये आ गया यहाँ पे माइनस. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए आर के बारे में लिखा हुआ, आर इज़ ए ज्वेलर. तो आर हमें मिल गया, ज्वेलर हमें मिल गया, कौन है यहाँ पे, आर है. यहाँ आ गया आर. हु इज़ मैरिड टू लॉयर. और क्यू का पेशा भी हमें पता लग गया कि क्यू क्या है, एक वकील. क्यू का भी पता लग गया. उसके बाद द मैनेजर एस इज़ मैरिड टू पी. ठीक है, अब मैनेजर मैरिड है पी के साथ. अब यहाँ पे देखिए अकाउंटेंट है एक खाली और डॉक्टर है. और यहाँ पे क्या बोला गया है, मैनेजर को, मैनेजर कौन है, मैनेजर एस है जो कि मैरिड है पी से. ठीक है, तो ये कहाँ आ सकता है. उसके बाद देयर आर 2 मैरिड कपल इन द फैमिली. द साइकोलॉजिस्ट इज ए फीमेल. साइकोलॉजिस्ट को फीमेल कहा गया है तो पहले इसको पुट कर देते हैं. ये आ गया साइकोलॉजिस्ट फीमेल, ये भी पुट. वाइल द इंजीनियर इज ए मेल, इंजीनियर मेल है. और यहाँ पे और क्या क्या कहा गया, आर इज़ द फादर ऑफ डेंटिस्ट. आर ये हो गया, आर फादर है यानी कि डेंटिस्ट. तो डेंटिस्ट और इंजीनियर नीचे आएंगे, डेंटिस्ट और इंजीनियर इन दोनों में आएंगे. हमें एग्जैक्ट नहीं पता है डेंटिस्ट और इंजीनियर कौन है. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एस और पी बचा है. तो एस और पी अब कहाँ आएंगे, यहाँ पे आएंगे. एस और पी को कर देते हैं यहाँ पे. एस मैनेजर है तो एस तो ये हो नहीं सकता, एस यहाँ आएगा यानी कि मैनेजर. और पी हो गया डॉक्टर. और जेंडर पता लग गया हमें प्लस का. अब एक 2 बच गए हैं यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे 2 बच गए हैं. तो आर फादर डेंटिस्ट, वी इज दी डॉटर ऑफ मैनेजर. वी डॉटर है मैनेजर की. ठीक है, तो वी अगर डॉटर है मैनेजर की तो वी कौन होगी, अकाउंटेंट. तो वी को पुट कर देते हैं यहाँ पे. ये आ गया वी यहाँ पे. ठीक है, इसलिए ये केस बन गया. यहाँ पे नहीं हम लगा सकते थे पी और एस को. ठीक है, क्योंकि मैनेजर की डॉटर बोला गया अकाउंटेंट. तो यहाँ पे आ गया वी, एक जनरेशन उससे नीचे आएगा तो वी आएगी नीचे. उसके बाद एक जो बच गया उसको यहाँ पुट करेंगे. इसको पुट करेंगे यहाँ पे, पी
QRSTUVW, तो W आ जाएगा हमारा जो ब्रदर है U और T का, तो W को पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से एक सबके हमें प्रोफेशन भी पता लग गया है। W और T का एग्जैक्ट नहीं पता लगेगा क्योंकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन उतनी नहीं है, डाटा इनसफिशेंट है बताने के लिए कि W और T का इंडिविजुअली क्या प्रोफेशन होगा। बाकी सबके हमें जेंडर और प्रोफेशंस पता लग चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने और समय हो चुका है स्टार्ट। तो पहला पूछा है हमसे यहाँ पे, हाउ इज वी रिलेटेड टू क्यू। वी आपको पता है अकाउंटेंट है और वो ज्वेलर की बहन है और ज्वेलर हस्बैंड है क्यू का। तो इसका मतलब वी का क्यू से क्या रिलेशन हुआ, सिस्टर इन लॉ का। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हाउ मैनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। मेल मेंबर्स हमसे पूछ रहे हैं, चलिए फाइंड करते हैं मेल मेंबर्स। एक तो हो गया ये, ठीक है, उसके बाद 2, 3 और 4, तो टोटल कितने मेल मेंबर्स हुए यहाँ पे, 4। तो 4 आंसर होना चाहिए इसका ऑप्शन नंबर डी, 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज द डॉक्टर। डॉक्टर कौन है हमें पता है, पी है, एस मैनेजर, और पी उसका क्या है, हस्बैंड है। तो पी इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ टी। टी का प्रोफेशन पूछ रहा है हमसे, कांट बी डिटरमिन, क्योंकि टी कौन था, टी ब्रदर था यू का, और दूसरा भी था कोई, टी ब्रदर था यू और डब्ल्यू का। तो टी का हमें नहीं पता यहाँ पे, डेंटिस्ट और इंजीनियर में से कौन है, डाटा इनसफिशिएंट है, मतलब कांट बी डिटरमिन आएगा इसका आंसर। कांट बी डिटरमिन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हम यहाँ पे नहीं बता सकते हैं कि यू एक्चुअली में टी का क्या प्रोफेशन है, कांट बी डिटरमिन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर। तो हमसे जुड़ते रहिए, अभ्यास को बढ़ाते रहिए, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अपने हौसले बढ़ाते रहिए, अपने अभ्यास को, अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए, और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तो मिलते हैं अब आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।